वेलकम टू डिफेंस थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा तो बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है या जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके अंदर की एक पॉलिसी है, एक नीति है, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो एक आर्थिक शक्ति हो, पॉलिसी हो, डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमिक पावर हो या फिर डिप्लोमेसी हो या फिर अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको दिखाकर अपने जो राष्ट्र है उसकी सुरक्षा को या जो उसका इंटरेस्ट है उसको बचाए रखना ही एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप जब हुआ तो वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद ही इसका कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि जो ये जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि लाइक सिक्योरिटी और फिर जो एनिमीज़ हैं उनका प्रेशर, जो मल्टीपल अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन हैं जो वो भी इसके अंदर, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, वो सारे के सारे इसके अंदर वर्क करते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या फिर सोशल जस्टिस की, तो और इसके साथ साथ ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और इसके साथ साथ ही नेशनल सिक्योरिटी की, तो ये तीनों के बीच इतना एक तरीके से बहुत ही गहरा रिलेशन है, बहुत ही गहरा संबंध है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। यानी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और सेम ऐसी चीज़ अगर सिक्योरिटी नहीं है तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी वर्क नहीं करेगी। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का। अब अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली, तो इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो हम बात करते हैं 1 बाय 1 2-3 डेफिनेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वाटर लिप मैन। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी 1943 के आसपास कि नेशन हैज़ सिक्योरिटी व्हेन इट डज नॉट हैव टू सैक्रिफाइस इट्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट टू अवॉइड वॉर एंड इज़ एबल इफ चैलेंज टू मेंटेन देम बाय वॉर। यानी कि क्या हो गया, एक जो राष्ट्र है वो तभी तक सिक्योर है या सिक्योरिटी उसके पास तभी तक है जब तक वो उसके जो अपने इंटरेस्ट हैं उसको खोना नहीं पड़ता है या उसको त्यागना नहीं पड़ता है किसी वॉर से बचने के लिए। और अगर सपोज कोई वॉर होती हो तो वो उसके लिए उस वॉर को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कोई इंटरेस्ट उनका लॉस हो रहा हो जिसके लिए वो लड़ाई कर लें, वो है एक तरीके से इनकी सिक्योरिटी। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को जो वाटर लिप मैन ने है इन्होंने इसको ऐसा डिस्क्राइब किया। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट मैकनामारा। इन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि अगर किसी देश का जो विकास हो रहा है वो उसका नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। रॉबर्ट मैकनामारा ने पहले भी कहा था, इनकी एक स्टेटमेंट है कि इफ़ देयर इज़ नो सिक्योरिटी देयर कैन नॉट बी डेवलपमेंट। तो ऐसे है। फिर आगे हैं डॉक्टर जैन बंदोपाध्याय। इन्होंने कहा था सोवरेनिटी, यूनिटी एंड पॉपुलरिटी ये एक तरीके से किसी भी देश की सिक्योरिटी को बचा के रखती हैं। यानी कि जो संप्रभुता है, एकता है और जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो देश की सिक्योरिटी को बचा के रखती है। और वहीं जनरल जे सिंह, इन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है एक तरीके से प्रिजर्वेशन है कोर वैल्यूज़ का, जो किसी देश की कोर वैल्यूज़ हैं उसकी, और वहीं इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट को बचा के रखना। कहाँ से? उसकी कोर वैल्यूज़ को। ये है एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट जनरल जे सिंह के एस्पेक्ट से। वहीं अगर हम बात करें आगे की चीज़ों की तो ये होगी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, कि मैंने आपको 4 डेफिनेशन बता दी और इसके आगे और भी चीज़ें इसमें हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर कैसे है कि जो जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो नए उभरते हुए राज्य होते हैं, जो स्टेट्स हैं नई नई, उनके ऊपर हमेशा हावी हो जाते हैं। वहीं दूसरे में है कि जो जितनी भी ये सुपर पावर्स हैं वो चाहती हैं कि जो भी राजनीतिक वातावरण है, जो उसकी कंडीशन है, जो उसका फ़्लो है, उसको कंट्रोल में रखें वो, ताकि इंटरनेशनल मामलों में वो अपने आप को अधिक प्रभावी बना सकें। वहीं अगर तीसरा हम बात करें तो जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनमें होने वाली घटनाएँ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा करती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1971 में जो पूर्वी पाक से शरणार्थी आए थे, रेफ्यूजीज़ आए थे, वो भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो गए थे कि बांग्लादेश को एक तरीके जो स्वर्गद्वार वाली जिसने बांग्लादेश को बनाया मुक्ति वाहिनी, उसका समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए।
अगर हम बात करें चौथे की, कि किसी देश के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो, और उसका उसका जो एक्टिविटी हो रही है उसको अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है, उसको एनकरेज कर रहा है, तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर सकती है। और वहीं जो लास्ट है वो है किसी देश की सुरक्षा नीति जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों वातावरण से एक तरीके से परिवर्तन से भी प्रभावित होती है। यानी अगर जो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल जितना भी एनवायरनमेंट है, अगर वो उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो इफेक्टेड होती है। तो ये हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। अब वहीं अगर हम बात करें आगे कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसका क्या हो गया, तो अगर अब तक हमने जो बात की पॉलिटिकल फैक्टर से, तो वहीं जो है कि इकोनॉमिक फैक्टर भी है, सेम इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंट्री के एक तरीके से सिक्योरिटी को। जैसे राजनीतिक कारक जितने भी रहे वो प्रभावित करते हैं। तो अगर कोई देश डेवलपिंग है या वो एडवांसमेंट कर रहा है अपने आप को एक टेक्निकल उसमें, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि सभी लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए है, वो भारत पे हमेशा दबाव डालता है कि परमाणु बम ना बनाएं अन्यथा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैंक्शंस लगाए जाएंगे यूएन से लेके, तो बहुत सारी ट्रीटीज़ वगैरह इसमें साइन होती है। तो अगर वहीं कंट्री जो है इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली वो अपने आप को सेव कर लेती है, तो फिर ऐसे सैंक्शंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो ये हो गया एक तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर कि अपने जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं जो जिससे कि स्टेबिलिटी मिले कंट्री को, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, उसको बचा के रखना, ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ रहा है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, तो जैसे जैसे हमने ऊपर पढ़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और फिर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक जैसे किसी देश की जो सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं ये भी, जैसे राज्य पे खतरे की आशंका हो, अगर सपोज करो कि किसी कंट्री पे इन फ्यूचर वॉर होने की प्रॉब्लम हो, उसको लग रहा हो वॉर हो जाए, ये साइकोलॉजिकल है। तो वो अपनी रक्षा जो उसकी डिफेंडिंग पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और आमतौर पर जो भी कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो क्या करती हैं, जितने भी रूढ़िवादी दृष्टिकोण होते हैं उनको या तो रक्षात्मक या फिर रूढ़िवादी या फिर दोनों को अपना लेते हैं। और फिर ये एक फैक्ट भी है कि जैसे परमाणु प्रतिबंध की बात करें, यानी कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको भी अपनाते हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा कोई बड़ा युद्ध हुआ नहीं, जो भी हुए हैं वो छोटे छोटे लिमिटेड तरीके से हुए हैं। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वहाँ एक तरीके से जो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हुआ, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है वर्ल्ड पे, ताकि वॉर को रोका जा सके। और उसके बाद कहीं फ़िलहाल कोई वॉर ऐसी बड़ी हुई नहीं जिसके अंदर की ऐसी बहुत ही भयावह कंडीशन पैदा हुई हो और बहुत सारे लोग मारे गए हों। तो जो भी रहे वो सब लिमिटेड वॉर्स रही हैं, कोई अनलिमिटेड वॉर या बहुत लॉन्ग टर्म वॉर नहीं रही है। तो ये हो गया था एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब आते हैं सोशल फैक्टर की तरफ। सोशल फैक्टर्स कैसे, तो सभी समाज में एक तरीके से सामाजिक विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब जैसे विध्वंसक गतिविधियाँ जो हैं धीरे धीरे बढ़ती हैं तो वो राष्ट्र के लिए सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे कि कहीं पे भी थ्रेट हो रहा हो या कोई भी ऐसी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली लोगों से गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, डिस्ट्रक्टिव हो रही हैं, तो वो सिक्योरिटी को कंसर्न होता है एक तरीके से कि वो उसको हर्ट करने वाली हैं। और हम इसको बहुत आसानी से नहीं कह सकते कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और सोशल जस्टिस है वो एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के हाथ में होती है, यानी कि ये दोनों मूव करते रहते हैं इधर उधर, कभी इसके पक्ष में है तो कभी दूसरे के पक्ष में है। तो ये ऐसे हो गया। अब आगे है कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी जो भी नेशनल सिक्योरिटी को। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी कंट्री का अपने आप को इस्टेब्लिश बनाना, यानी कि वर्ल्ड में उसकी एक पहचान होनी चाहिए, जो कि आजकल भारत अपने आप को बहुत ही इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे जो एनवायरनमेंट है बदलता रहता है तो उसके ऊपर भी सिक्योरिटी बहुत डेवलप करती है। जैसे अगर कोई कंट्री दूसरे देश के दुश्मन या दोस्त के बारे में निश्चित नहीं है तो भी ये एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में संघर्ष यानी कि स्ट्रगल चल रही है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये जो मल्टीपल पावर्स हैं या जो एनिमीज़ हैं किसी भी कंट्रीज़ के, वो एक तरीके से सिक्योरिटी को थ्रेट पैदा करते हैं। और फिर किसी विशेष क्षेत्र में हथियारों का एक तरीके से पोज करना, लगाना, ये दूसरे देश की समस्या के लिए, सुरक्षा के लिए समस्या हो जाते हैं।
तो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कैसे बिहेव कर रही हैं और जो दूसरी और कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट कैसा है उनके लिए, ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं और ये हमारी सिक्योरिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं फिर। तो ये हो गया हमारा बेसिकली जो हमने अभी तक 5 चीज़ें की बात करी हैं वो हो गए हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमें इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और कुछ जानना है तो इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जैसे जो मेन कंट्रीज़ होती हैं, जो कोई भी अगर कंट्री है अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी जोखिम लेना चाहिए, यानी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, वो हमेशा उसको सिक्योर करके रखना चाहेगी। चाहे तो उसका अब उसके लिए उसको चाहे अपने इंटरेस्ट को कई बार छोड़ना ही पड़ जाता है, लेकिन वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी नहीं त्यागते हैं क्योंकि पहले उनकी सिक्योरिटी आती है। तो कई बार कुछ चीज़ों को हम छोड़ के फिर आगे अपने आप को और सिक्योर बनाने के लिए उस पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो हमारे हो गई नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।